नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उज्जेंद्र क्लासेस की इस लाइव क्लास में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो बिहार बोर्ड का इंटर परीक्षा है 2022 वाला, वो काफ़ी कम समय उसमें बच गया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसमें कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना इसके पहले पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन आपको करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और उतना ही पढ़ना है अभी भी कि जितना का रिवीजन हो सके। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इस सब का दोस्तों 5-5 हम सेट कराएंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर मेरे हैं तो इस मतलब जितना भी हम सेट करा रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपका 80% तो मतलब किसी तरह से भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मॉडल पेपर है ये काफ़ी सिलेक्ट करके इसमें लाया गया है और देख सकते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब काफ़ी ये मॉडल पेपर है। ठीक है ना, टारगेट वाला। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ जो हम वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं उसको सिर्फ आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना, और एग्ज़ाम के दिन तो आप एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा इन पाँचों सेट का। ठीक है, ये 3 है, देखिए ये सेट नंबर क्या है, 3 है और 1-2 करा दिए हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उज्जेंद्र क्लासेस पर। ठीक है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है टारगेट मॉडल पेपर। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अगर ये हो गया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जो भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए ये हो गया। अब चलते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए इसी में से आएगा, देखिए ये मॉडल सेट 3 है, हम 2 करा दिए हैं। ठीक है, ये देखिए मॉडल सेट अपना 3 है और 1-2 पहले हो चुका है। नहीं देखें तो जाकर चैनल पर जल्दी देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, तो ये तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता ही होगा कि कितना प्रश्न है, कितना बनाना है। तो 70 आपको प्रश्न रहेगा, उसमें से केवल 35 प्रश्न को आपको बनाना है। ठीक है ना, और दोस्तों इसमें क्या है कि आपको एक प्रश्न बताएं, एक प्रश्न तो यहाँ है लेकिन इसी से संबंधित आपको 2-3 प्रश्न ऐसे ही क्लियर करा देंगे। ठीक है ना, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और आप फटाफट शेयर तो आप कर ही दिए होंगे आई होप। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है, तो दोस्तों क्या होता है, एफ बराबर क्यू ई। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू। एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र जो द्वारा लगाए जाने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है, और हमको बल निकालना है तो एफ को इधर लाएंगे और देखिए तो क्या हो जाएगा, क्यू को उधर भेज देंगे तो क्यू ई हो जाएगा। ठीक है ना, क्यू ई, तो ये आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आपसे समझिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल क्यू ई के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड देखिए दोस्तों, आप ध्यान केंद्रित करके सिर्फ ये इस पर फोकस कीजिए, आपको बहुत से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए 2 नंबर क्या है, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है, तो दोस्तों कूलम्ब बल जो होता है ना, कूलम्ब बल क्या होता है, एफ बराबर के Q1 Q2/r², यही कूलम्ब बल होता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कूलम्ब बल है, तो दोस्तों ये केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, दोनों है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, तो ए और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी का। ठीक है ना, तो ये आप हो गया। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें दोस्तों देखिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सभी प्रश्नों को सिलेक्ट करके तब इसमें डाला गया है कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता ये करके। ठीक है ना, तो सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक कूलम आवेश कितने ईएसयू के बराबर होता है, एक कूलम आवेश कितने ईएसयू के बराबर होता है दोस्तों, तो ये होता है 3 × 10⁹ ईएसयू। ठीक है ना, तो एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। ठीक है ना,
तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1 कूलम आवेश बराबर कितना होता है, 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, वह सतह के लंबवत यानी कि 90 डिग्री होती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह के एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछ चुका है। ठीक है ना, ये कई बार, ठीक है ना, 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड हो को मिलकर एक 12 बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो दोस्तों देखिए, इसको हम, ये है न्यूमेरिकल, लेकिन आपको बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। ये जो 64 बूंद है ना, 64, इसका आप क्या कीजिए कि क्यू निकाल दीजिए। ठीक है ना, क्यूब रूट ऐसे 64 है तो ऐसे क्यू निकाल दीजिएगा तो 4 आएगा कि नहीं, 4 आ जाएगा। इसको ऐसे करेंगे और 4 × 5 करेंगे तो 5 5 को 20 माइक्रोफैराड आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर की बात करते हैं अगर, तो ये है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो दोस्तों आपको ये सूत्र को पता होगा, कौन वाला, ई बराबर माइनस dV/dx होता है, विभव प्रवणता का। तो dV बताइए, तो वोल्ट है तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट, और ये दूरी है तो मीटर हो जाएगा, तो वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र का। तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 की बात करते हैं अगर यहाँ पे, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आविष्ट यानी कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई आवेशित खोखला गोला है तो उसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, सब उसके सतह पर आ जाएंगे, तो बीच में तो कोई आवेश नहीं बचेगा, तो टोटल शून्य हो जाएगा। वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, क्योंकि वहाँ कोई आवेश ही नहीं है, तो वहाँ तीव्रता कहाँ से आएगा। ठीक है ना, तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न को देखिए, ये है दोस्तों, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर समानांतर पट्टिका संधारित्र पूछेगा तो उसका धारिता होता है ε0 A/d। तो कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही में दिया हुआ है। और ए क्या है, प्लेटों के क्षेत्रफल है, जो 2 प्लेट ऐसा रहता है समानांतर प्लेट संधारित्र में ऐसे, तो इसका ये क्षेत्रफल होता है ए, और इनके बीच की दूरी होता है डी। ठीक है ना, तो ε0 A/d, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी तरह से आपको गोलीय संधारित्र की धारिता पूछ देता है कि ये गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होता है, तो होता है 4πε0 × r। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है ना, 9 नंबर प्रश्न क्या है, इधर देखिए। अगर आप PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट पहुँच जाएगा और वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे भी हम PDF अपलोड करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है, विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव। तो दोस्तों विभव बराबर क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है ना, इकाई धनावेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। ठीक है ना, इकाई धनावेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं, यानी V बराबर W/Q। तो W का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। यहाँ पर देखिए विभव पूछ रहा है ना, तो विभव बराबर W/Q होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 10 है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। देख लीजिए, वोल्ट मीटर आ गया, अभी निकाले थे, क्या V बराबर W/Q होता है। ठीक है ना, वोल्ट प्रति मीटर पूछ रहा है, तो dV/dx होता है ना, विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का। ऐसा बताया था ना आपको, क्या E बराबर ऐसे बताए थे -dV/dx। तो इसका तो वोल्ट हो जाएगा, और ये दूरी ही ना है तो मीटर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए, ये है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है, ठीक है ना, निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है, ठीक है ना। हाँ तो ये हो गया। और अक्षीय स्थिति में केपी बटा आर स्क्वायर होता है, केपी बटा आर स्क्वायर होता है विभव अक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है, ठीक है। और पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति पर विभव कितना होता है, तो होता है केपी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, राइट, केपी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। देखिए ये हो गया किसी भी स्थिति पर, ठीक है, ये हो गया अक्षीय स्थिति पर, और ये हो गया निरक्षीय स्थिति पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो केपी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर ये हो जाएगा विद्युत विभव के किसी भी स्थिति पर, किसी भी स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इतना जितना करा रहे हैं उतना आप कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या है। दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। देखिए दोस्तों, अगर देखिए जो धारिता होता है ना, धारिता, इसका संयोजन का क्रम जो होता है ना, ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर समानांतर क्रम में तुल्य क्या होगा, तो अगर समानांतर क्रम में तुल्य की बात की जाएगा तो C बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। ये समतुल्य के लिए है। जब संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ना, तो ये सूत्र का उपयोग करते हैं। और जब समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जब श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो ये बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 वाला, ये फॉर्मूला लगाइएगा। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी कि समानांतर यानी कि C1 प्लस C2, और दोनों क्या है, दोनों समान धारिता है, यानी ये भी और ये भी दोनों समान है, तो C बराबर 2C हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहीं में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और समानांतर क्रम में करा इसीलिए 2C हो जाएगा, ठीक है। अगर श्रेणी क्रम में कहा था तो C/2 हो जाता, ठीक है। ये समझ गए। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, ये है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध, तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उससे आप आराम से कर लीजिएगा। देखिए इसको आप याद रखिएगा, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसको आप याद रख लीजिए, BBROYG ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। देखिए बी से ब्लैक होता है, इस बी से, देखिए इस बी से ब्लैक होता है, इससे ब्राउन होता है, ब्लैक काला, ब्राउन क्या भूरा, आर से रेड हो जाएगा, ओ से ऑरेंज हो जाएगा, वाई से येलो यानी पीला हो जाएगा, ग्रीन माने हरा हो जाएगा, और ब्लू, यहाँ पे याद रखिएगा ग्रीन के बाद ब्लू है, और यहाँ वायलेट हो जाएगा बैगनी, और यहाँ ग्रे हो जाएगा और वाइट हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि रंग पीला रंग है, पीला मैंने वाइट होता है, वाइट कितने नंबर पर रहा है, 1 2 3 4 5 नंबर पर रहा है ना, ये लो, तो इसका हो जाएगा 4, एक कम करके, ठीक है ना। तो आपको बता दिए 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और 14 नंबर बात करते हैं। 14 नंबर विद्युत वाहक बल की इकाई है, विद्युत वाहक बल। तो दोस्तों विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसका जो इकाई होगा वोल्ट ही हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक विभव की तरह ही काम करता है। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, वोल्टामीटर मापता है, वोल्टामीटर, तो वोल्टामीटर क्या मापता है, विभवांतर मापता है। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ वोल्टामीटर नहीं वोल्ट मीटर होना चाहिए, ठीक है, तो विभवांतर मापता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है आप लोगों के सामने। एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक चालक तार है, उसमें इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। यदि 3.2 एम्पियर की धारा किसी तार से बह रही है तो प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन एक भाग से दूसरे भाग से निकल रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब देखिए 1 एम्पियर की धारा बहती है, 1 एम्पियर की धारा जब बहती है तो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन बहते हैं,
ये होते हैं 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर की धारा बहने पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पूछ रहा है, 3.2, तो जब इसमें 3.2 से गुना कीजिएगा ना, तब आपके पास पता है कितना आ जाएगा। आप गुना कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा 2 × 10⁻19 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इतना, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 × 10⁻19, ठीक है। और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो ये किरचॉफ के नियम वाला प्रश्न है, ठीक है ना, किरचॉफ का नियम। वहीं किरचॉफ का यह प्रथम नियम दिया हुआ है, कह रहा है विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज योग 0 होता है, ठीक है ना। और किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, आप लोगों को बता देते हैं नॉलेज के लिए। किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में विभिन्न भागों में बहने वाली धारा के संगत लगे प्रतिरोधों का गुणनफल उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको बता दिया ऐसे ही, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई 18 नंबर देखते हैं प्रश्न यहाँ पर क्या है। 18 नंबर ये प्रश्न है आपका, देखिए क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, तो देखिए उच्च तथा अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापने में, ठीक है। उच्च तथा निम्न दोनों ही प्रतिरोध के मापने में होता है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोधों के मापन में उपयोग होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 19 देखिए विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है विद्युत हीटर में नाइक्रोम का, और काफ़ी फेमस प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का अगर बात करते हैं विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभव ही है, तो mL/T-3A-1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है mL/T-3A-1। और दोस्तों चैनल पर नए तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए इतना कर सकते हैं ना। और जो प्रश्न है काफ़ी मतलब अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आगे किस सेट का आपको किस मतलब सब्जेक्ट का आपको चाहिए वो बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आपको पता ही है अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिससे हम पढ़ा रहे हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल की बीमा क्या हो जाएगा mL/T-3A-1D, ठीक है। और 21 नंबर देखिए क्या है। शोषित विद्युत ऊर्जा, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है। शोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है ना विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है दोस्तों। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती विद्युत ऊर्जा। क्योंकि देखते हैं आप विद्युत ऊर्जा ये क्या है, ये जानते हैं ना W = I²RT। तो यहाँ पे मतलब ऐसे हो जाएगा आपका, आप याद रखिएगा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है अपना शोषित विद्युत ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 22 नंबर का बात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है क्या। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधों का, प्रतिरोधों का। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है प्रतिरोधों का, ऐसे ही ना करते हैं, ऐसे होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ऐसे होता है। देखिए आपको और थोड़ा सा बनाकर बता देते हैं। यहाँ पर पूछा कि व्हीटस्टोन सेतु से तुलना मतलब क्या तुलना होता है, तो प्रतिरोध का तुलना करते हैं हम लोग। कैसे, देखिए आपको हम थोड़ा सा छोटा सा बना देते हैं। ऐसे होता है राइट, और एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, और यहाँ पर ये जुड़ जाता है, यहाँ पर सेल होता है, और फिर ऐसे यहाँ पर R1 प्रतिरोध होता है। आप कुछ भी मान सकते हैं, R2 होता है, ये R3 होता है, ये R4, तो ये चारों प्रतिरोधे तो है, तो इसी का तुलना होता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, ये है अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध
समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात होगा। क्या है? अनुपात 3:4 के 2 प्रतिरोध, 3:4 के हैं 2 प्रतिरोध, ठीक है ना, और दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनसे उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण कितना होगा? तो कितना होगा? वो 4:3 का होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपात 3:4 के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनसे उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा 4.3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए, ठीक है। आपका नाम हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा हुआ है, तो अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है ना, इसीलिए आपको नाम हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ एक आंसर बताते चलिए, हम सबका कॉमेंट देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं समझिएगा कि हम कमेंट नहीं देख रहे हैं, सबका कमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। आप बस कि हम नाम नहीं रखेंगे, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर का धारा प्रवाहित होने पर इसके आर दूरी पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? तो आपको दिख रहा है कहाँ? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए ही में है, μ0/4/2I/r, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और चलिए 25 नंबर की अगर बात करते हैं, समरूप वेग। समरूप वेग का अर्थ क्या है? एक समान वेग, यानी कि चाल ना बढ़ना चाहिए, ना कम होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए, एक समान रूप से, ठीक है ना। तो समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपसे? देखिए, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, दोनों को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय दोनों को करता है, ठीक है ना। तो 26 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, उत्पन्न क्या करता है दोस्तों? तो ये देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि दोनों करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आदर्श आ गया ना, आदर्श, तो जब आदर्श आ जाए तो अगर वोल्ट मीटर होगा तो इसको आप अनंत कीजिएगा। अगर आदर्श आ जाए, आदर्श, ठीक है, और वो अगर धारा मान हो, धारा, तो उसका 0 होता है। धारा आदर्श धारा का है तो वहाँ 0 आप लगाइएगा, और वोल्ट मीटर का है तो इन्फिनेटिव लगाइएगा, ठीक है ना। तो ध्यान इस बात पर रखिएगा, ये काफ़ी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए बता दिया। आदर्श वोल्ट मीटर तो अनंत, ठीक है, और आदर्श विद्युत धारा कहेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? बताइए तो ज़रा कमेंट में। स्थिर होती है, ठीक है ना। 28 का क्या होता है? स्थिर होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है? स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 29 नंबर प्रश्न देखिए, ये है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की दोलन की आवृत्ति n हो तो दोस्तों क्या होता है? n² समानुपाती होता है BH का, ठीक है ना। आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की दोलन की आवृत्ति n हो तो उसकी आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 30 का देखते हैं क्या है। 30 है, यदि यदि डेल्टा किसी जगह पर नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा ये वाला, देखिए, अगर बी भी वर्टिकल का है तो बी साइन थीटा होता है, राइट। अगर आपसे बी एच का है, बी हॉरिजॉन्टल, तो बी कॉस थीटा होता है, राइट। अब देखिए, अब क्या होता है, यहाँ tan पूछा है ना, तो tan बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसे यहाँ कर दीजिए बाटा,
ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर बी वी बाई बी एच। देखिए बी वी बाई बी एच कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाला सिर्फ याद रखिएगा आप, ठीक है, यहाँ पर लिख भी दिए हैं। तो बी भी जब भी कहेगा तो वर्टिकल यानी कि साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल तो कॉस थीटा, और जब इनका हम बाटा कर देंगे तो अपना टेन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 31 नंबर इधर है, ठीक है। आते हैं वहाँ पे हम, 31 नंबर आ गया प्रश्न अपने, ये वाला देखिए 31 नंबर प्रश्न ये आ गया, ठीक है। देखिए ये है 31 नंबर प्रश्न, ये है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ये करना पड़ेगा, इधर से कट रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर थोड़ा अभी देख लीजिए क्योंकि यहाँ कट रहा है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रखा गया है, रखा गया है, ठीक है। देखिए हम बताते हैं, रखा गया है, बस यहीं कट रहा है। कह रहा है एक सीधा चालक छड़ पूरब पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ा दिया जाता है तो इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा, सिरों के बीच विभवांतर होगा। एक सीधा चालक छड़ पूरब पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा। क्या होगा विभवांतर, तो विभवांतर मतलब बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 प्रश्न करना है, ठीक है ना। तो अगर 70 प्रश्न है उसमें से आप न्यूमेरिकल आप नहीं भी बनाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आपको घबराना नहीं है। 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ये है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है पाई/2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर देखिए चुंबकनशीलता की बीमा है, चुंबकनशीलता की बीमा है तो Ml2T-2 Ml2T-2 Mlt-2 होता है चुंबकनशीलता। क्या ये होता है, देखिए म्यूनेट बटा 4 पाई होता है ना, 4 पाई, तो यही वाला चुंबकनशीलता होता है। और इसी का बीमा होता है Ml2T-2 ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए Ml-T-2 ओहो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस रहता तब, यहाँ पर दिए हुआ है तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, चुंबकनशीलता का मात्रा बीमा का हो जाएगा Ml-T-2 या यहाँ पर ये भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, चुंबकनशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है दोस्तों आपको बताना है। देखिए क्या होता है म्यू बराबर BH। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, BH। चुंबकनशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो ये बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 35 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, 35 नंबर प्रश्न देखिए ये है 1 हेनरी बराबर होता है तो 10⁻³ mH होता है, 10⁻³ mH। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 10⁻³ mH होता है, ठीक है। 1 हेनरी बराबर कितना होता है 10⁻³ mH। 36 नंबर प्रश्न है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ω-t एम्पियर तथा विभव बराबर 200 sin ω-t वोल्ट है तो परिपथ की शक्ति हानि क्या है। तो ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ आंसर 0 मारिए, ठीक है ना, क्योंकि 70 प्रश्न है, आप 1-2 छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर इतना है एम्पियर और विभव इतना है तो परिपथ की शक्ति हानि कुछ भी नहीं, शक्ति हानि होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए ये है 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ये है 37 नंबर प्रश्न। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता
440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता कितने हैं? आभासी वोल्टता पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो आभासी वोल्टता क्या हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी? 440 है ना, 440 वोल्टता है शिखर, तो 440/√2 और इसका परिमेयकरण कर दीजिए आप, तो √2, ये √2 बन जाएगा, 2 से काट जाएगा 220√2। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक प्रत्यावर्ती धारा के शिखर वोल्टता इतना है, तो इसकी आभासी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या है, आभासी धारा होती है, आभासी धारा होती है, क्या होती है? आभासी धारा होती है शिखर धारा बटा √2, ठीक है ना। तो 38 देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शिखर धारा बटा √2, ठीक है ना। और यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर रूट नहीं है, रूट रहता तो ये हो जाता, लेकिन आभासी धारा बराबर हो क्या होती है? शिखर बटा √2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शिखर धारा बटा √2। 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ये है ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, क्या है? ट्रांसफार्मर द्वारा क्या किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर द्वारा क्या, तो ये दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है क्या? एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो कि अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी धारा वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए ये उपयोग में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का अगर बात करते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है दोस्तों? तो देखिए दो प्रकार का अपना ट्रांसफार्मर होता है, दो प्रकार का, एक होता है ऊंचाई, ऊंचाई, और एक होता है अपचाई, राइट, अपचाई। एक होता है ऊंचाई और दूसरा होता है अपचाई। ऊंचाई में दोस्तों क्या होता है पता है? ऊंचाई में क्या होता है? वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है ना, वोल्टेज बढ़ेगा। ऊंचाई में वोल्टेज बढ़ता है और धारा जो हो वो घटता है। लेकिन अपचाई में क्या होता है? इसमें धारा बढ़ता है और वोल्टेज घटता है। तो अब देखिए प्रश्न है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज घटती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये समझ गए हैं। और ये देखिए ये है म्यू0 एप्सिलॉन0 पावर -1/2 का मान होता है, किसके बराबर होता है? तो ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर प्रकाश की चाल इसे आपसे पूछ सकता है। देखिए ये जो है ना यहाँ पे दिया हुआ ये वाला, टोटल के बदला में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, म्यू0 एप्सिलॉन0 ये बराबर होता है सी के, प्रकाश के चाल के। और प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख है किलोमीटर प्रति सेकंड कहिए या 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड की ये बात एक ही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के पास अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और आप इस वीडियो को पुनः एक बार देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से फिर से याद हो जाए, ठीक है। और परीक्षा जब देने जाना है उसके पहले इन 5 सेट को आप देख लीजिएगा, तब जाइएगा, देखिएगा गर्दा उठ जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा ये जो प्रश्न है काफ़ी सिलेक्ट करके लिए गए हैं, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी सेट कर दिया गया है, ये काफ़ी सोच समझ कर यहाँ लिया गया है, ठीक है ना। तो आप इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे चैनल पर कोई बकवास चीज़ नहीं आता है, जो भी आएगा वो ऑथेंटिक आएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा वो आएगा, ठीक है ना। देखिए 42 नंबर प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग है। तरंग दैर्ध्य का बढ़ते क्रम में, तो तरंग दैर्ध्य का बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीला आएगा, उसके बाद पीला, उसके बाद लाल, ठीक है ना। नीला, पीला, लाल तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका तरंग दैर्ध्य सबसे कम कितने का होता है? लाल का होता है, सबसे ज़्यादा नीला का होता है तरंग दैर्ध्य, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका। और चलिए इसको बात करते हैं, यह है विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? वो हर्ज थे, ठीक है ना, हर्ज, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व के तरंग के अस्तित्व के हर्ज। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 44 नंबर की बात करते हैं। 44 नंबर का यहाँ पर देखिए, ये अपना 44 नंबर प्रश्न आ गया। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, बीटा किरणें जो होती है ये इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करती है। ठीक है ना। और यहाँ पर पूछा गया है बीटा किरणें विक्षेपित हो सकती है तो क्या विद्युत और चुंबकीय दोनों के द्वारा। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीटा किरणें विक्षेपित हो सकती है चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए 45 नंबर प्रश्न देखिए, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। एक वस्तु है, ठीक है ना, उसका त्रिज्या वो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण है से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गया है। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होगा, तो अवतल दर्पण द्वारा आप जानबे करते हैं क्या बनता है, अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो थोड़ा बड़ा मतलब इस स्थिति में बड़ा बनेगा, वास्तविक तो बनता ही है और वस्तु से के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 46 का बात करते हैं यहाँ पर, ये है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से, ठीक है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। इसी में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा तरंगदैर्ध्य होगा क्या आवृत्ति होगा, तो हमेशा याद रखिएगा आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हमेशा याद रखिएगा रंग का कारण आवृत्ति ही है, रंग का कारण आवृत्ति ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता कई सही मात्रक होता है, तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेंस की क्षमता का क्या होता है, इस सही मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब चलते हैं थोड़ा इस पे चलते हैं अगला प्रश्न पर। ये क्या है प्रश्न, देखिए ये प्रश्न है, एक उभयोतल लेंस म्यू बराबर दिया हुआ है कि प्रत्येक तल के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता है। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल है तो एक दो छोड़ भी सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो ये 5 डायोप्टर होगा, आपको ये देख लीजिए, लेकिन ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी हम बनाएंगे भी इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि 70 है और अब न्यूमेरिकल जो है ढेर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 को न्यूमेरिकल आएगा और 70 में 35 ही बनाना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 48 का ए 5 डायोप्टर। 49 देखिए, 49 है, एक उत्तल लेंस इन बराबर इतना है को पानी इन बराबर इतना में डुबाया जाता है। ठीक है ना। एक उत्तल लेंस है, इन बराबर इतना को पानी इतना में डुबाया जाता है तो वह व्यवहार करेगा, तो उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। ठीक है ना। एक उत्तल लेंस है को पानी में डुबोया जाता है तो व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 50 नंबर देखिए क्या है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु का मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है उल्टा लेकिन वास्तविक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 50 का डी हो जाएगा। ठीक है, उल्टा बनता है मानव जो हम लोगों का आँख, जो मनुष्य का आँख है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है ना, और वास्तविक बनता है। 51 देखिए, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता कहेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। तब ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 52 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है, तो प्रकीर्णन। 52 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
आसमान का रंग का नीला दिखने का कारण है प्रकीर्णन। ठीक है। 53 देखिए दोस्तों, प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है अभी नया नया है, ठीक है दोस्तों। तो इस पर आप ध्यान दीजिए यार, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, औसत रंग जो पीला होता है कि अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। औसत रंग पीला रंग है कि अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। कौन सही है दोस्तों, तो होता है म्यू बराबर म्यू वन प्लस म्यू वी बटा 2। ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 54 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दूर किया। यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस जो द्वारा निम्नलिखित में से कौन दृष्टि दूर किया जाता है। उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस निकट की वस्तु को देखने के लायक बनाता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। वेव फ्रंट यानी कि तरंगार्ग समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है, ठीक है। बी है तरंग दैर्ध्य समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी है, ठीक है ना। और देखिए तो दोस्तों देखिए हम आपसे ये फिर उधर जाना पड़ेगा, ये भी सही है जो बात कर रहे हैं ना कि वेव फ्रंट समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है, ये बिल्कुल सही बात है। ये भी सही बात है, तरंग दैर्ध्य समान काला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी, ये भी सही है, ठीक है ना। तब ध्यान रखिएगा। और इधर आ रहा है सी, सी भी सही है, 55 है ना, इधर आएगा। देखिए ये भी ऑप्शन नंबर सी है उसी का 55 नंबर प्रश्न का। दो स्रोतों को कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए, ठीक है। और ऊपर के सारे कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर का सभी कथन सही है, ठीक है ना। 56 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ये है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है, तो 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीव्रता। तीव्रता, ठीक है ना, तीव्रता। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है, तो तीव्रता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, तीव्रता, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न क्या है, ये है इनमें से कौन सा आवेश रहित कण है। इनमें से कौन आवेश रहित है, तो दोस्तों फोटोन जो होता है ना, फोटोन कौन, ये आवेश रहित होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। और फोटोन का द्रव्यमान जो होता है, स्थिर द्रव्यमान, वो शून्य होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये फोटोन का देखिए विराम द्रव्य, ये देखिए इनमें से कह रहे कौन सा आवेश रहित है, तो फोटोन है। और फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो 59 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सतत। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है सतत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है सतत। 60 देखिए, थोरियम के लिए परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 230 में से आप 90 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 ये जगह 140 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दीजिए, 140 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 41 देखिए क्या हो जाएगा, निम्नांकित में मूल कण नहीं है। निम्नांकित में कौन मूल कण नहीं है, तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन, देखिए मूल कण कौन होते हैं, तो एक होता है प्रोटॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को छोड़कर इसमें कौन दिया हुआ है, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कौन हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है
कि कौन मूल कण नहीं है। तो न्यूट्रॉन तो है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, अल्फा कण नहीं है। ठीक है। 62 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो कैसा लगा आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताकर ही जाइएगा। ठीक है ना। द्विआधारी अंक 1001 का दशमलव पद्धति में किसका मान है? तो किसका मान है दोस्तों, आपको बताना है। तो 21 का है। ठीक है ना। 21 का जब द्विआधारी करेंगे ऐसे आएगा। और चलिए आपको बता देते हैं कि कैसे इसका द्विआधारी पद्धति निकाला जाता है। तो देखिए ये 21 है, तो इसको क्या करेंगे, इसे करेंगे और पहले 2 से करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 10 आएगा ना, 10 दूनी 20 और 1 शेष बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा और शेष 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 जाएगा और 1 शेष बचेगा। और फिर क्या होगा, 2 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और शेष 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ 0 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, नीचे से ऊपर लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए 1 है यहाँ पे, तो 1 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर 1 है। देख लीजिए आगे कि नहीं, 10 10 1। तो यह इसी तरह से निकाला जाता है। तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी का द्विआधारी पद्धति यहाँ दिया हुआ है। ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न है, नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग को क्या होता है? तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है। ठीक है ना। नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है। ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा, देखिए इसी की तरह यहाँ भी दिया हुआ है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका आधार उभयनिष्ठ है। आधार उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, उत्सर्जक उभयनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न देखिए क्या है, नेंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक। देखिए आपको हम बता देते हैं, इसका 4 प्रकार का होता है। एक होता है एंड गेट होता है। एंड गेट के लिए आप क्या करेंगे, एंड गेट के लिए ए और बी होता है। ठीक है ना। वाई बराबर ये होता है एंड गेट के लिए। ठीक है। अगर इसी के साथ अगर इन लगा दे, एन ए एंड डी नैंड गेट, तो आप वाई बराबर ये लगा दीजिएगा ए डॉट बी, ये वाला। ठीक है। तो ये 2 क्लियर। और 2 होता है ये वाला। और जब भी कह देगा इससे, देखिए अगर ओ आर पूछ देगा तो इसका होता है वाई बराबर होता है ए प्लस बी। और जहाँ भी एन ओ आर बोल दिया तो वाई बराबर आप सिर्फ यहाँ पर ये लगा दीजिएगा, तो ये अपना नॉर का बन जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर नेंड का पूछ रहा है, तो एंड का क्या होता है ए डॉट बी और एन लग गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है ना। 65 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, डायोड का उपयोग करते हैं एक, तो क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ना, दिष्टकारी की भांति। ठीक है। दिष्टकारी की भांति। ठीक है ना। और दिष्टकारी क्या होता है पता है आपको? दिष्टकारी बताते हैं, जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है उसी को दिष्टिकारक बोलते हैं। ठीक है ना। जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रूपांतरित करता है उसी को दिष्टिकारक कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ प्रश्न है, डायोड का उपयोग करते हैं एक दृष्टिकारक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है? तो फोटोन आवेशित नहीं है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बीटा किरण जो इलेक्ट्रॉन की भांति है, तो इस पर निगेटिव आवेश है, अल्फा कण पर धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन पर निगावेशित है। ठीक है ना। तो इनमें से कौन आवेश रहित है? इस पर कोई आवेश नहीं, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है ना। देखिए द्विआधारी संख्या इतना की दाशमिक संख्या क्या है, यानी कि आप इनमें किसका वो निकालेंगे कि इतना आपका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना। तब चलिए ये 9 का होता है इतना। ठीक है। 9 का देखिए हम निकाल के बताते हैं आपको। 9 है, 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 शेष बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 0 शेष बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 और 0 शेष बचेगा। अब नीचे से ऊपर लिख दीजिए 1 0 0 1। देख लीजिए किसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कैसे हो रहा है वो सभी आपको बता ही दे रहे हैं। ठीक है। तो आपको अब क्या चाहिए, और कहीं और दूसरे चैनल पर जाइएगा तो आपको सिर्फ आंसर मिलेगा, क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, उसके बाद ये बता दिया जाएगा कि आंसर ये होगा, कैसे हुआ ये नहीं बताया जाएगा। ठीक है। और हम आपको क्या कर रहे हैं, पूरा डिटेल के साथ बता रहे हैं। ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं। देखिए 68वां प्रश्न है, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, तो ये कितना 56 किलोमीटर तक पहुंचेगा।
ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर आंसर बता दिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, किसी पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई जब 245 मीटर है, 245 मीटर, जिसकी अधिकतम दूरी तक टावर का प्रसारण पहुंचेगा वो होगा 56 किलोमीटर दूरी तक, ठीक है ना। 69 का देखिए और यहीं पर अपना अंत हो जाएगा। पूर्ण तरंगित दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। पूर्ण तरंगित दृष्टिकरण में, पूर्ण तरंगित दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी कितना होगी, तो ये हो गया अपना 100 हर्ज, 100 हर्ज होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को देखिए, पूर्ण तरंगित दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी 100 हर्ज, 2 गुना होगा, ठीक है। और ये अपना लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर सबको कमेंट बॉक्स में बता करके जाना है, ठीक है। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मात्रक सही है, तो डेसिबल, डेसिबल में हम क्षीणता को मापते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का। तो दोस्तों ये अपना रहा टोटल 70 प्रश्न, ठीक है। और हम जो भी हम 5 सेट कराएंगे उसमें से 3 ऑलरेडी हो चुका और 2 बचे हुए हैं, और ये सिर्फ भौतिकी के हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री का भी आएगा, हिंदी का भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा। तो आप चैनल को यार सब्सक्राइब पहले कर लो, ठीक है। और जैसे जैसे वीडियो आते जाएगा, आप प्लेलिस्ट बना हुआ है टारगेट मॉडल पेपर, ठीक है। इस चैनल उजेंद्र क्लासेस में जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको सारा वीडियो जितना भी मॉडल सेट का बना हुआ आप मिल जाएगा। और आपको अगर ये जो PDF है जो हम ये वाला अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप टेलीग्राम में पहुँच जाइएगा और वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पर विजिट करते रहिएगा कि कब क्लास होने वाला है, ठीक है ना, लाइव क्लास, तो आप लाइव जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।